नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट पेपर 1 में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात पोलियो वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पहला ऑप्शन है दोस्तों जोनास सॉल्क। तो जोनास सॉल्क ने दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दोस्तों, जैसे कि तीसरा ऑप्शन में एडवर्ड जेनर दिया गया है, तो एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इससे प्रश्न निकल के आते हैं दोस्तों, जैसे कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो पोलियो दिवस जो है दोस्तों वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पोलियो जो है किससे होने वाला रोग है, तो पोलियो जो होता है दोस्तों ये वायरस से होने वाला रोग होते हैं। किससे होते हैं? वायरस से होने वाले रोग होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पोषक एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आपको कुछ पोषक दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं कि ये पोषक हमें इन स्रोतों से मिलते हैं, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी जो है वो गलत होगी। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आयरन। आयरन जो है हमें कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जी से मिलता है और आंवला से भी मिल जाता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी में दिया गया है केला और फिश के लियोर ऑयल से। तो ये जो होगा दोस्तों गलत हो जाएगा। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन सी हमें हरी सब्जी या दोस्तों हमको जो खट्टे चीज होते हैं उनसे हमको विटामिन सी जो है मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, यानी कि हमें खट्टे चीज़ों से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है दोस्तों उसका पोषक दिया गया है मांस और ईस्ट करके। तो मांस और ईस्ट से कैल्शियम नहीं मिलता, ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन जो है दोस्तों हमको नमक एवं समुद्री मछली से मिलता है। तो इसका ये जो होगा सही हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी गलत है, तो कौन सी जोड़ी गलत है? दूसरा और तीसरा जो है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्तर के बारे में पूछा गया है, जहाँ पे पादप यानी कि पौधे का ऊर्जा स्तर कितना दिया गया है? 20 जूल दिया गया है। और आपको पूछा गया है कि मोर की जो होगी कितनी होगी ऊर्जा। तो यहाँ पे 20 जूल किसका दिया गया है दोस्तों? पौधे का दिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें 10% का नियम जो है लगता है। तो 20 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 का 10% हो जाएगा आपका 2। फिर 2 का हम क्या करेंगे? फिर इसका 10% निकाल देंगे। तो 2 का 10% कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। और 0.2 का फिर हम 10% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.02 जूल हो जाएगा, जो कि आपका किसका होगा? ये मोर का ऊर्जा स्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है दोस्तों 0.02। आपका ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। इस तरह से दोस्तों आप ऊर्जा स्तर को निकाल सकते हैं 10% नियम लगाकर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पायरिया नामक रोग का कारक क्या होता है। तो पायरिया जो होता है दोस्तों ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जो कि हमारे मुंह यानी कि मसूड़ों में होता है। कहाँ होता है? मसूड़ों में पाया जाता है। तो इसका जो वाहक है दोस्तों, रोग कारक है, वो कौन है करके पूछा गया है। तो वो होता है दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसकी कमी से होता है करके पूछा जाए दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी स्कर्वी से होता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो दिया गया है ये मादा एनोफिलीज मच्छर का वाहक होता है, इसी से हमें मलेरिया रोग होता है। और लिश्मानिया जो होता है दोस्तों समुद्र में पाया जाने वाला
एक क्या है, शैवाल होता है जो हमें समुद्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांशतः पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो पक्षी जो होती है दोस्तों, पक्षी के क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो पक्षी के क्या होते हैं, पक्षी के जो गर्दन जो वो हिला पाते हैं, लेकिन उनकी जो आंखें होती है दोस्तों वो क्या होती है, फिक्स होती है, जिसके कारण ही वो अपने गर्दन को क्या करते हैं, वो अपने गर्दन को हिला पाते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं, इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते। तो पक्षी तो उड़ते ही हैं दोस्तों। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, उनके दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समान पर फोकस कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और वे घुमा नहीं सकते, इसलिए जो होता है दोस्तों, पक्षी अपने गर्दन को हिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आने वाले एग्जाम में इसे पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त होगा? पहला है जूस तैयार करके वायुरोधी डिब्बों में संरक्षित रहना, दूसरा है उसे प्लास्टिक के बैग में रखना, तीसरा रेफ्रिजरेटर में संचित करना, और फोर्थ ऑप्शन है अचार एवं आम के पापड़ बनाना। यानी कि दोस्तों अगर राम उसका आम का अचार बना लेगा और पापड़ यानी कि दोस्तों जो आमरसा होता है वो बना के रख लेगा, तो वो होगा क्या कर पाएगा, तो उसको यूज कर पाएगा बहुत दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो व्यक्ति और परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? तो वो है जनसंख्या में विस्फोट होना या मुद्रास्फीति, और दिया गया है दूसरा ऑप्शन स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की संकल्पना, पाश्चात्यीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाश्चात्यीकरण, और जो हो जाएगा स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की संकल्पना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो अंडे में दोस्तों प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन ए पाए जाते हैं, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, उसके अलावा खनिज पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाया जाता है। तो ये सभी जो होंगे दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैगलीनेट टर्सियन मलेरिया रोग का वाहक होता है। तो मैगलीनेट जो टर्सियन जो दोस्तों मलेरिया, ये मलेरिया की दोस्तों ये क्या होती है, एक प्रकार होते हैं, उसमें रोगजनक है, उसके बारे में हमको पूछा गया है। तो मलेरिया टर्सिनिया रोग जो होता है दोस्तों ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, फैल्सीफेरम से होने वाला क्या होता है, रोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मलेरिया की जो दवा होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो मलेरिया की दवा जो होती है दोस्तों सिनकोना, किस क्या बोलते हैं, सिनकोना यानी कि कुनैन कहा जाता है, कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है, छाल से इसकी दवा जो है प्राप्त किया जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? मलेरिया की किसने खोज की गई थी करके पूछा जाए तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो आप दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से क्या मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक है कौशल होना चाहिए? मानचित्र को पढ़ने के लिए कौन सा कौशल जो है होना चाहिए? पहला है उत्कृष्ट संचार अभिव्यंजक क्षमता के बाहर निकालने के लिए, दूसरा एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों का उपयोग करने की क्षमता, तीसरा है स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो यही जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थान के बारे में पता हो जाएगा, दूरी और दिशा के बारे में पता रहेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, एक
अच्छे कौशल का निर्माण कर पाएगा मानचित्र को पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है यात्रा करके आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मोनू जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। सरिता क्या है? प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका है। पर्यावरण की एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्न का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। इसलिए क्यों कहा गया? पहला ऑप्शन है सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। दूसरा, सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। तीसरा जो है, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन पाठ के लिए इससे मदद मिलेगी। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वह सरिता यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन पाठ में उसके लिए मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इस कथन का पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पुस्तक नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंधित स्थापित करना। जो बच्चे होते हैं उसको आसपास के पर्यावरण या वातावरण के बारे में संबंध स्थापित कर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कराना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए। तीसरा है कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे के ऊपर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित कराना और सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के बहाव की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? कोई मनुष्य है दोस्तों जो नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में बहुत ही आसान तरीके से तैर सकता है। इसका क्या कारण है? तो ये होता है दोस्तों डेंसिटी के कारण। किसके कारण होता है? डेंसिटी के कारण होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी के कारण जो होता है दोस्तों व्यक्ति जो है नदी की अपेक्षा समुद्र में बहुत ही आसानी से तैर पाता है, घनत्व के कारण। क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि समुद्र के जल का पानी खारा होता है, उसमें नमक पाया जाता है। इसलिए आप जब समुद्र में कूदेंगे या दोस्तों तैरने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप तैर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? कौन से एक मनोवैज्ञानिक है जिसने पर्यावरण पर विशेष रूप से महत्व दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुर्ट लेविन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको कौन से कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर हमको विचार करना है। पहला है पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना। तीसरा है मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? केवल पहला जो होगा
पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूक पैदा करना, यही जो होगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोपरा नाम कोपरा नाम का एक कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर दिया गया है। यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों के बीच की दूरी बताना है। यानी कि दोस्तों ये P है और ये इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट Q है, तो इनके बीच की दूरी हमको बताना है। तो दूरी कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है दोस्तों, हमको किलोमीटर में दिया गया है 1.7, हमको 175 मीटर में दिया गया है। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलना चाहेंगे दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो हमको किलोमीटर में चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.75 जो हो जाएगा हमारा किलोमीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है 175 मीटर। कितना दिया गया है, 175 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, 175 गुणित 10 मीटर में आ जाएगा। और 1 किलोमीटर बराबर क्या जानते हैं हम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे बस निकाल देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1750, कितना 1750 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1750 बट्टे में इसको कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो ये आपके निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 1.75 किलोमीटर, जो कि किस में दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इस तरह दोस्तों आप जो है इसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय किसके जो है वांछनीय अभ्यास है। पहला है छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, दूसरा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, फोर्थ जो है पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव के से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कौन सा जीव है जिसमें अधिक पोषक संस्तर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पादप प्लावन जो होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक स्तर में पाया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक स्तर में पाया जाता है। तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं दोस्तों वो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो प्राथमिक उत्पादन करने वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो कौन जो है दोस्तों अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो वो है दोस्तों फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं ये अवसादी रासायनिक प्रकार के चक्र नहीं होते, भू रासायनिक चक्र नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सालू ने रेल टिकट यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट में कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात सालू जो है दोस्तों रेलगाड़ी से यात्रा कर रही है, उसने एक टिकट खरीदा, तो उस टिकट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है डिब्बे का नाम, डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, ये तो रहेगा। यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, ये भी रहेगा। अगला देखते हैं ऑप्शन, यात्रा करने वाले की आयु, लिंग
ये जो है दोस्तों नहीं रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन है टिकट का मूल्य, ये भी रहेगा। ट्रेन का नंबर और नाम ये भी रहेंगे। तो आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? बस तीसरा जो होगा वो नहीं होगा, बाकी जो होंगे सब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसके कौन से करेक्ट होंगे? ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी जो है दोस्तों आपके करेक्ट हो जाएंगे। जो दूसरा और चौथा जो है दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सॉरी, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई? तो ये किस में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था विश्व जल दिवस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल की रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? तो दोस्तों अभी हमने इसी तरह के और प्रश्न को पढ़ा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, गर्दन हिलाने से पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरा है गर्दन हिलाने से पक्षी का मुख का खाना जल्दी से पेट में जाता है, तो ये तो गलत होंगे दोस्तों। तीसरा है गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों को इशारा कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे जो होते हैं अपनी गर्दन को हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वेलाई के शोध के साथ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्फीसेमा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि तंबाकू में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन नाम का एक जो है केमिकल पाया जाता है। तो निकोटीन याद रखिएगा दोस्तों, इससे पूछा जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि तंबाकू विरोध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कैफीन एक स्टिमुलेट है। कैफीन क्या है? एक स्टिमुलेट है जो पाया जाता है। तो कैफीन जो होता है दोस्तों कॉफ़ी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है और शीतल पेय में भी कैफीन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजिक गुण पाए जाते हैं? हेल्यूसिनोजिक मतलब दोस्तों विभ्रम वाले जो गुण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपके धतूरा में भी पाए जाते हैं, एट्रोपा में और एरिथ्रोजाइलोन, यानी कि सभी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि कौन सा परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता? पारिस्थितिकी प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या क्रियान्वित करना, निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराने के लिए हो सकता है ये। अगला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को उनके अभिभावक को संतुष्ट कराने के लिए, ये तो नहीं होगा। विभिन्न व्यवसाय के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास जो है
नहीं होता है। पहला है प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित होती है, तो ये तो होती है दोस्तों। दूसरा है प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, अनुशासन, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है, तो ये भी होता है। तीसरा है प्रयोगशाला के अभाव में छात्र को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये गलत है दोस्तों। प्रयोगशाला के अभाव में छात्र को सच्चा ज्ञान जो है प्राप्त नहीं होता, तो यही जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सीजी टेट पेपर 1 में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्न, जिसको दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।